हेलो विद्यार्थियों। क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस रोचक कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 10 दृश्य कला दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि तस्वीरें, पेंटिंग्स और कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे इतिहास को समझने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है और कई बार इतिहास की ऐसी बातें बता देता है जिन्हें शब्दों में समझना कठिन होता है। आज हम जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चित्रकला और दृश्य कलाओं में किस प्रकार बदलाव आए। कलाकारों ने समाज, संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियों का को अपने चित्रों में कैसे दर्शाया। साथ ही ये भी समझेंगे कि राजा रवि शर्मा जैसे महान कलाकारों ने भारतीय कला को नई पहचान कैसे दी। तो आइए रंगों, चित्रों और इतिहास के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बदलती हुई दृश्य कलाओं ने भारत के इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया। बच्चों, जब आप किसी कलाकृति, किसी पेंटिंग, मूर्ति शिल्प आदि को देखते हैं तो संभवतः यह बात साफ दिखाई नहीं देती कि ज्यादातर दूसरी चीजों की तरह कला भी अपने चारों तरफ की दुनिया से प्रभावित होती है, और संभवतः आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप जो देखते हैं और वही आपके विचारों को भी प्रभावित करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान दृश्य कलाओं की दुनिया में क्या बदलाव आए और ये बदलाव उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के व्यापक इतिहास में किस तरह से जुड़े हुए हैं। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, सामग्री और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने संभ्रांत और जनसाधारण दोनों हलकों को अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। आप पाएंगे कि जिन दृश्य कलाओं को आप आज सहज स्वाभाविक मान लेते हैं, उनमें से बहुत सारी कलाओं का जन्म उसी काल में हुआ था जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जियों, मीनारों और मेहराबों वाली भव्य सार्वजनिक इमारतें कोई मनोहारी दृश्य, किसी तस्वीर में यथार्थपरक मानव छवि या किसी देवी देवता की तस्वीर मशीनों द्वारा असंख्य मात्रा में छापी गई तस्वीरें आज इसी तरह के उदाहरण हैं। इस इतिहास को समझने के लिए हम मुख्य रूप से पेंटिंग और छापे बनाने से संबंधित तकनीक में आए बदलावों पर विचार करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। 18वीं सदी से यूरोप के बहुत सारे कलाकार अंग्रेज व्यापारियों और शासकों के साथ भारत आने लगे थे। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियों और नई परंपरा भी अपने साथ लाए थे। उन्होंने इस तरह की तस्वीर बनाई जो यूरोप में बेहद लोकप्रिय हुई और जिन्होंने पश्चिम में भारत की छवि गढ़ने में अहम भूमिका अदा की। यूरोपीय कलाकार अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। ये विचार इस मान्यता पर आधारित था कि कलाकारों को अपनी आंखों से चीजों को गौर से देखना चाहिए और उन्हें यथावत चित्रित करना चाहिए, यानी कलाकार जो बनाएंगे वे असली और जीवंत दिखना चाहिए। यूरोपीय कलाकार तैल चित्रों की तकनीक भी अपने साथ लाए थे। इससे पहले तक भारतीय कलाकार इस तकनीक से बहुत परिचित नहीं थे। तैल चित्रों से यहाँ के कलाकारों को असली जैसी तस्वीरें बनाने में काफी मदद मिली। भारत आने वाले सभी यूरोपीय कलाकार एक जैसी चीजों से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने जिन विषयों पर तस्वीरें बनाई वे भी अलग अलग थी, परंतु प्राय इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता था। आइए साम्राज्यवादी कला के कुछ मुख्य रुझानों को देखें। पहला है मनोहारी दृश्यों की चाह। एक प्रचलित साम्राज्यवादी परंपरा मनोहारी भूदृश्यों को चित्रित करने की थी। यहाँ मनोहारी का क्या अर्थ है? दरअसल इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में
चित्रित किया जाता था, जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों की को पड़ताल करनी थी। इसका भूदृश्य ऊबड़-खाबड़ तथा जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। टॉमस डेनियल और उसके भतीजे विलियम डेनियल इस परंपरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। वे 1785 में भारत आए और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ रहे। उन्होंने भारत में ब्रिटेन के 9 विजित प्रदेशों की कुछ बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई हैं। कैनवस पर बने उनकी विशाल तैल चित्रों को ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाता था। उनके उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम ब्रिटेन के लोग बड़े चाव से खरीदते थे, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में जानना चाहते थे। चित्र 2 डेनियल बंधुओं द्वारा बनाए गए नयनाभिराम चित्रों का एक बढ़िया उदाहरण है। इनमें एक जमाने की भव्य इमारतों के खंडहर दिखाई दे रहे हैं। ये इमारतें अतीत के वैभव को याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं जो अब नष्ट हो चुकी हैं। चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये पतनशील सभ्यता केवल ब्रिटिश शासन के जरिए ही परिवर्तन और आधुनिकता की राह पर बढ़ सकती है। आप यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, और ये भी आप चित्र देख सकते हैं। ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्र है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आधुनिक सभ्यता की स्थापना का ये विचार डेनियल बंधुओं द्वारा बनाई गई 18वीं सदी के आखिरी दिनों की कलकत्ता की असंख्य तस्वीरों में बड़े शक्तिशाली ढंग से सामने आता है। इन तस्वीरों में आप एक नई कलकत्ता बनते हुए देख सकते हैं, जिसमें चौड़े रास्ते, विशाल यूरोपीय शैली की इमारतें और यातायात के नए साधन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सड़कों पर जीवन और गहमा-गहमी है। इसमें नाटकीयता और उत्तेजना है। चित्र 2 और 3 को गौर से देखिए। इनमें आप देख सकते हैं कि डेनियल बंधुओं ने परंपरागत भारत और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीवन के बीच कितना भारी फर्क दिखाया है। चित्र 2 में भारत के परंपरागत जीवन को पूर्व आधुनिक परिवर्तनहीन और गतिहीन दिखाया गया है। उसमें फकीर, गाय और नदी में चलती नौकाएं दिख रही हैं। इसके विपरीत चित्र 3 में ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण की छवि दिखाई देती है। इसमें तेजी से होने वाले बदलावों पर जोर है। आगे है प्राधिकार का चित्र। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली रूप चित्रकारी थी। ब्रिटिश और भारतीय दोनों देशों के अमीर और ताकतवर लोग किरमिच पर अपनी छवि देखना चाहते थे। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदमकद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की ये नई शैली इस साम्राज्य की वजह से पैदा हो रही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब-दाब को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। जैसे-जैसे रूप चित्रकारी लोकप्रिय होती गई, बहुत सारे यूरोपियन रूप चित्रकार लाभदायक काम की तलाश में भारत आने लगे। योहान जोफनी यूरोप से आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से थे। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और वे बाद में इंग्लैंड जाकर बस गए थे। 1780 के दशक के माध्यम मध्य में वे 5 साल के लिए भारत आए थे। चित्र 4 और 5 जोफनी द्वारा बनाए गए रूप चित्र के 2 उदाहरण हैं। इनमें आप भारतीय नौकरों और औपनिवेशिक बंगलों के लंबे चौड़े लान को भी देख सकते हैं। इनमें भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 4 और 5। वे अपनी गोरे स्वामियों की सेवा कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। वे अपने कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शाही अंदाज में खड़े हैं। ये दंभ पूर्वक बैठे हुए हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन जीते हैं। भारतीय लोग एक ऐसे चित्रों के केंद्र में भी कभी नहीं दिखते हैं।
वे आमतौर पर धुंधली पृष्ठभूमि में ही दिखाई देते हैं। बहुत सारे भारतीय नवाब भी यूरोपीय चित्रकारों से विशाल शैल रूप चित्र बनवाने बनवाने लगे थे। आप देख चुके हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय दरबारों में अपने रेजिमेंट तैनात किए और राजाओं की ताकत को नजरअंदाज करते हुए किस तरह वे रियासतों का शासन नियंत्रित करने लगे थे। कुछ नवाबों ने इस दखल अंदाजी का विरोध किया, जबकि कुछ ने अंग्रेजों की राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। वे अंग्रेजों के साथ मेलजोल चाहते थे और उनकी शैलियों और रुचियों को अपनाना चाहते थे। मोहम्मद अली खान इसी तरह के एक नवाब थे। 1770 के दशक में अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध के बाद वे ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए थे। कौन? मोहम्मद अली। परंतु इसके बावजूद उन्होंने टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन नामक दो यूरोपीय कलाकारों को अपने रूप चित्र बनाने का जिम्मा सौंपा और ये पेंटिंग्स इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट की। नवाब मोहम्मद अली अपनी राजनीतिक सत्ता गंवा चुके थे, परंतु इन रूप चित्रों में वे खुद को एक शाही और रौबीले अंदाज में देखकर खुश हो सकते थे। खुद की नहीं है नवाब अली। ये रूप चित्र है। चित्र 6 में विल्सन द्वारा बनाए गए उनके चित्र को देखिए। आप समझ सकते हैं कि नवाब किस मुद्रा में चित्र बनवा रहे हैं और अपने शाही अंदाज को उन्होंने किस तरह दर्शाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नवाब है। इतिहास को चित्रित करना साम्राज्यवादी कला की एक और श्रेणी थी जिसे इतिहास की चित्रकारी कहा जाता है। इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप में चित्रित किया जाता था। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत सालों में इस तरह की चित्रकारी को भारी सम्मान की नजर से देखा जाता था और वह काफी लोकप्रिय थी। भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटेन के इतिहास चित्रकारों के लिए एक उपयोगी सामग्री थी। ये चित्रकार मुसाफिरों के ब्यौरों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाई की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करती थी। इन तस्वीरों में भी अंग्रेजों का यशगान होता था। उनकी सत्ता, उनकी विजय और उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन, आप यहाँ पे इस चित्र को देख सकते हैं। हेमिस द्वारा बनाया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। अंग्रेजों ने कुछ ही समय पहले प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को मुर्शिदाबाद का नवाब बनाया था। अंग्रेजों को ये जीत साजिश से मिली थी और साजिश में मदद देने वाले गद्दार मीर जाफर को नवाब का ओहदा तोहफे में दिया गया था। हेमिन द्वारा बनाए गए चित्र में आक्रमण और जीत के इस दृश्य को नहीं दिखाया गया है। इसमें मीर जाफर और उनके सैनिकों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की आगवानी का दृश्य दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लॉर्ड क्लाइव है और ये नवाब है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चित्र 7 और 8 को ध्यान से आप देखिए।
प्लासी की जंग के बाद लॉर्ड क्लाइव ये हैं, और ये हैं मुर्शिदाबाद के नवाब मीर जाफर। और ये चित्र किसने बनाया है? फ्रांसिस हेमन, जिन्होंने इस चित्र को बनाया है। आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश सैनिक विजय का जश्न सेरिंगापाटम, जो कि अब श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है, पहले इसको क्या कहा जाता था? सेरिंगापाटम। कि युद्ध पर आधारित बहुत सारे चित्रों में देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से थे, और उन्होंने 1799 में श्रीरंगपाटम, जो कि श्रीरंगपट्टनम के नाम से आज जाना जाता है, कि प्रसिद्ध लड़ाई में उनकी हार हो गई थी। चित्र 8 में आप देख सकते हैं कि चित्रकार ने युद्ध के दृश्यों को किस तरह दिखाया है। इसमें अंग्रेज टुकड़ियों किले पर चारों तरफ से धावा बोल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अंग्रेज सिपाही टीपू के सिपाहियों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, दीवारें फाड़ रहे हैं, टीपू के किले के ऊपर ब्रिटिश झंडा फहरा रहे हैं। ये चित्र जबरदस्त उथल पुथल और ऊर्जा से भरपूर है। ये पेंटिंग इस घटना की नाटकीय रंग में पेश करती है और अंग्रेजों की जीत को गौरवमान कर रही है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश झंडा फहराया जा रहा है। ये टीपू का किला है श्रीरंगपट्टनम का। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक चित्रों ने शाही फतेह की लोक स्मृतियां गढ़ने का भी प्रयास किया। ये कोशिश थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अंग्रेजों की जीत आम जनता की स्मृति में बनी रही, और उनका मानना था कि इस तरह वे अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली साबित कर सकते हैं। आप आप यहाँ पे भी चित्र देख सकते हैं। जनरल सर डेविड बेयर्ड ये हैं। ये 1799 का एक दृश्य है, जब टीपू सुल्तान के शव को उन्होंने प्राप्त किया था। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। आगे दरबारी कलाकारों का क्या हुआ उस समय? जो कलाकार अब तक लघु चित्र बना रहे थे, उनका क्या हुआ? भारतीय दरबारों में मौजूद चित्रकारों ने शाही कला की इन नई परंपराओं पर किस तरह की प्रतिक्रिया दी? तो विभिन्न दरबारों में हम विभिन्न रुझान देख सकते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने न केवल जंग के मैदान में जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विरोध किया। वे स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन देते रहे, और श्रीरंगपाटम स्थिति उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र लगे होते थे। आप यहाँ पे चित्र 10 में इसी तरह का एक भित्ति चित्र देख सकते हैं, और इस तस्वीर में 1780 में पोलीलू में हुए उस प्रसिद्ध युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें टीपू और हैदर अली ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। आप देख लीजिए। ये है टीपू सुल्तान द्वारा 1780 के पोलीलू युद्ध में अंग्रेजी सेना पर हैदर अली की फतेह की याद में श्रीरंगपट्टनम स्थित दरिया दौलत महल के लिए बनाया गया ये भी एक भित्ति चित्र। आगे देखते हैं कि मुर्शिदाबाद के दरबार में एक अलग रुझान देखने को मिलता है। यहाँ सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर अपनी कठपुतलियों को बिठा दिया था। पहले उन्होंने मीर जाफर को और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बनाया, और मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखें। चित्र 11 इस बात का उदाहरण है, या ईद के एक जुलूस की तस्वीर है। 18वीं सदी के आखिर में एक दरबारी कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकार यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों को अपनाने लगे थे। इस चित्र में उन्होंने परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया है, जो नजदीक और दूर वाली चीजों के बीच दूरी का बोध देती है।
चीजों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाने पर बहुत सारी स्थानीय रियासतों का प्रभाव और धन संपत्ति समाप्त हो गई। अब ये दरबार ऐसी स्थिति में नहीं रह गए थे कि चित्रकारों का खर्चा उठा सके और उन्हें दरबार की सेवा के बदले पैसा दे सके। तो ऐसे में चित्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते? उनमें से बहुत सारे अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। आप ये भी चित्र देख सकते हैं, ईद का एक जुलूस है। साथ ही भारत आए अंग्रेज अफसरों को ये समझ में आने लगा कि उपनिवेशों में उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में था। लिहाजा वे भी ऐसी तस्वीरें बनाना चाहते थे जिनके सहारे वे भारत को समझ सके। वे भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर ऐसी चीजें चाहते थे जिन्हें पश्चिमी दुनिया के सामने पेश कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकारों, स्थानीय पौधों और जानवरों की ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की, त्योहारों और जुलूसों की, व्यवसायों और दस्तकारी की, जाति और समुदायों की पेंटिंग्स बनाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इन तस्वीरों को बड़े शौक से अपने संग्रह में जोड़ लेते थे। इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता है। परंतु सभी कलाकार चित्रकार नहीं थे। वे सभी नवाबों के लिए चित्र नहीं बनाते थे। आइए देखें कि दरबार में क्या चल रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक पेंटिंग है। इस तस्वीर में तीनों युगल तंजौर इलाके के अलग अलग धार्मिक समुदाय को दर्शाते हैं। तंजौर की एक कंप्लीट पेंटिंग। नई भारतीय लोक कला। 19वीं शताब्दी में भारत के बहुत सारे शहरों में एक नई लोक कला विकसित हुई। बंगाल में काली घाटी स्थित मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान था। वहाँ के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकार और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक नई कला शैली विकसित करने लगे। वे आसपास के गांव से 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता आ गए थे। उस समय कलकत्ता एक वाणिज्यिक और प्रशासकीय केंद्र के रूप में फैल रहा था और नए नए औपनिवेशिक कार्यालय खुल रहे थे। नई इमारतों और सड़कों का निर्माण चल रहा था। नए बाजार खुल रहे थे और शहर में तरह तरह के नए मौके पैदा हो रहे थे जहां आकर लोग कमा खा सकते थे। और ग्रामीण कलाकार भी नए ग्राहकों और नए संरक्षकों की उम्मीद में शहरों में आकर बसने लगे थे। और आगे है 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुम्हार आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। कालीघाट जाने के बाद भी वे इसी तरह की धार्मिक चीजें बनाते रहे। परंपरागत रूप से खर्रा चित्रों की छवियां गोलाकार नहीं बल्कि सपाट हुआ करती थी। अब कालीघाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाग्रह का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी तस्वीरें त्रिआयामी दिखाई देने लगी। परंतु अभी भी उनकी तस्वीरें यथार्थ, परख और जीवंत नहीं थी। दरअसल शुरुआती कालीघाट चित्रों में मुखर सुनियोजित अयथार्थवादी शैली स्पष्ट दिखाई देती है, जिसमें छवियां विशाल और शक्तिशाली थीं। उनमें रेखाओं, विवरणों और रंगों का न्यूनतम प्रयोग किया गया था। आप 1840 के दशक के बाद कालीघाट कलाकारों में हम एक नया रुझान देखते हैं, जहां मूल्य, मान्यताएं, रुचियां, सामाजिक कायदे कानून और रीति रिवाज इतनी तेजी से बदल रहे थे। ऐसे समाज में रहने वाले कालीघाट चित्रकारों ने भी अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दिया और सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर चित्र बनाने लगे। 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे कालीघाट चित्रों ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया। अपने चित्रों के माध्यम से ये कलाकार अक्सर इन नए बदलावों का उपहास करते थे। अंग्रेजी भाषी और पश्चिमी आदतों में रंगे साहिबों की तरह सजे सिगरेट पीते या कुर्सियों पर बैठे लोगों के इन नए शौक का मजाक उड़ाते थे।
उन्होंने पश्चिमी रंग में रंगे बाबू का मजाक उड़ाया, भ्रष्ट पुजारियों की आलोचना की और औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी। ये कलाकार अक्सर अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे थे। आमूल बदलाव के प्रति बहुत सारे लोगों में पैदा हो रहे भय को अभिव्यक्त करते थे। कालीघाट तस्वीरों में बहुत सारी बड़ी संख्या में छाप कर बाजारों में भी बेची गई। शुरुआत में ये तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थी और इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था और इस तरह लकड़ी के ठप्पों से जो छापे बनते थे उन पर हाथ से रंगाई रंग भर दिए जाते थे। इस तरह एक ही ठप से बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती थी। 19वीं सदी के आखिर तक भारत के विभिन्न भागों में प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाने लगी थी, जिनमें और भी ज्यादा संख्या में चित्र छापे जा सकते थे। इन तस्वीरों को बाजार में बहुत कम कीमत पर बेचा जाता था, यहाँ तक कि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकते थे। लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों द्वारा ही नहीं बनाई जा रही थी। अक्सर मध्यवर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए और बाजार के लिए चित्र तैयार किए। उन्हें जीवन अध्ययन, तैल चित्रकारी और छापे बनाने की नई विधियों का ब्रिटिश कला संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर के कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। इस प्रेस में प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तियों के साथ साथ पौराणिक पात्रों की भी आदमकद तस्वीरें बनाई जाती थी और ये पौराणिक तस्वीरें यथार्थपरक होती थी। इन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में अक्सर भूदृश्य, पहाड़ियां, झीलें, नदियां और जंगल होते थे। दुकानों और सड़कों पर लगे अस्थायी दुकानों पर आपने प्रचलित कैलेंडरों में हिंदू देवी देवताओं की ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। इन तस्वीरों की विशेषता 19वीं सदी के लिए आखिर में मुखर रूप से सामने आई। इस तरह की लोकप्रिय तस्वीरें भारत के अन्य भागों में भी बनाई जा रही थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभिक 20वीं सदी के जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। इनमें से बहुत सारी तस्वीरों में आप भारत माता की को देवी के रूप में देख सकते हैं, जो राष्ट्रीय झंडा लिए हुए होती है। कई तस्वीरों में राष्ट्रीय नायक अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा रहे होते हैं, जबकि कुछ तस्वीरों में देवी देवता अंग्रेजों का कत्लेआम कर रहे हैं। ये 1905 में भारतीय अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई सिगरेट की एक भारतीय ब्रांड का विज्ञापन है। इसमें आप देवी द्वारा मार गिराए गए दानवों में ब्रिटिश सिपाहियों के सिर देख सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए धार्मिक छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये है कैमरे की आंख से भारत। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे खुद से रीड कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नई इमारतें और नई शैलियाँ। आगे है राष्ट्रीय कला की चाह। 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच और गहरा संबंध स्थापित हो गया। अब बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे जिसे आधुनिक और भारतीय दोनों कसौटियों पर कसा जा सके। राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता था? हम देख रहे हैं राजा रवि वर्मा की कला। राजा रवि वर्मा उन शुरुआती चित्रकारों में से थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया। रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे और उन्हें राजा कहकर ही संबोधित किया जाता था। उन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की, परंतु भारतीय पुराणों के चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत की अनगिनत दृश्यों को फिल्मिच पर उतारा।
बम्बई प्रेसिडेंसी को की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पौराणिक कहानियों को जिस तरह मंच पर देखा था, उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने ये नाटकीय दृश्य बनाए। 1880 के दशक से रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजा रजवाड़ों और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। राजाओं ने अपने महलों की दीवारें दीवारें रवि वर्मा के चित्रों से सपाट देखी। इस तरह के चित्रों के प्रति गहरे आकर्षण को देखते हुए रवि वर्मा ने एक चित्र निर्माण टोली बनाई और बम्बई के बाहरी छोर पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया। यहाँ उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। राष्ट्रीय कला की नई छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अविंद अब अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 से 1951 के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया था और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग को असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने तेल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों के मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों को प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला का आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली के कई चित्रों में हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 25 को देखिए। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 26 में जापानी चित्रों का और चित्र 27 में अजंता की शैली का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है।